हेलो एंड वेलकम टू चहल अकेडमी। स्वागत है आप सबका एक्सप्लोरिंग द मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड सतीश चंद्रा। एंड यू ऑल नो दैट हम लोग अभी तक विजयनगर एम्पायर को कंप्लीट कर चुके हैं और हमने पढ़ा था कि किस तरीके से आफ्टर द डेथ ऑफ विजयनगर, आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय, हाउ द विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन और किस तरीके से डेक्कन के हालात बन चुके हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड बहामीन किंगडम्स। अगर आप देखेंगे तो वैसे देखा जाए तो इस एरिया के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा, यह कट मार के जो एरिया दिखाया जा रहा है आपको। मैंने पीछे आपको कहा था कि विजयनगर अंपायर की और बहामनीज की, ये बहामनीज जो है बेसिकली आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत से ही टूट के बने थे और ये बने थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने बहामन शाह को इस एरिया के अंदर ये कहा था कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है और इस एरिया से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। प्लस दूसरा, क्योंकि विजयनगर अंपायर भी इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इन दोनों अंपायर की आपस में काफी सारी लड़ाइयां चल रही हैं तुंगभद्रा रिवर को लेके, और उसी के चलते हुए एक विजयनगर अंपायर के अंदर और बहामी किंगडम के अंदर हम लोगों को सीरीज ऑफ वॉर देखने को मिली। इन वॉर के अंदर अगर आप देखेंगे, जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक आपको गुलबर्गा एरिया दिख रहा होगा और एक बिद्दार का एरिया दिख रहा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम देखें तो ओरिजिनल जो कैपिटल रखी गई थी पहली, वो आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी। ये पहली कैपिटल और फिर ये दूसरी कैपिटल। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि कैपिटल क्या थी। और वैसे इस किंगडम की हम बात करें तो ये एक शिया डायनेस्टी है और आप सब जानते हैं कि उस समय इस एरिया के ऊपर ये डिक्लेयर हो गया था कि अब ये एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाएंगे और उसमें रूल अब दिल्ली सल्तनत का नहीं चलेगा। लेकिन विजयनगर अंपायर के साथ इनकी कंटिन्यूसली वॉर होने के कारण ये दोनों अंपायर बहुत ज्यादा वीक हुए और फाइनली आपको याद होगा कि इस एरिया को बाद में औरंगजेब ने काफी समय अटैक करने के बाद इस एरिया को अपना गुलाम बना लिया था। वो अलग बात है कि जब हम पढ़ते हैं कि आखिर ऐसा क्या रीजन था, जब हम लोगों को एक टाइम पीरियड के अंदर देखने को मिलता है कि आखिर क्या ऐसा रीजन था कि जिसके चलते हुए मुगल अंपायर को इस एरिया से नुकसान उठाना पड़ा, तो हमें इससे ये पता चला था कि इस एरिया में अंदर जब वो अटैक कर रहे हैं और खासकर बहामन शाह के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो फिर उनका बहुत ज्यादा पैसा लॉस हुआ। इस डायनेस्टी के फाउंडर को अगर हम देखें तो आप सब जानते होंगे कि अलाउद्दीन बहामन शाह ने इस पूरे डायनेस्टी की नींव तो रख ली, लेकिन ऐसा कहा यह जाता है कि उनके बाद, बहामन शाह के बाद, कोई ऐसा हमें खास सक्सेसर देखने को नहीं मिला जिसके चलते हुए इस डायनेस्टी को आगे कोई फायदा मिलता। क्योंकि बहामन शाह की अगर हम बात करें तो उनको जो दूसरा नाम पुकारा जाता है, उनको पुकारा जाता है जफर खान। और आप सब जानते हैं कि ये पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर ही एक छोटा मोटा काम करते थे और उन्होंने 1347 के अंदर इस पूरे एरिया को इंडिपेंडेंट कर लिया और ये कहा कि मैं अब दिल्ली सल्तनत से बिल्कुल अलग एक डायनेस्टी को जन्म दूंगा। अब याद रखिएगा कि ये सारी लड़ाइयां क्योंकि कैपिटल के ऊपर है, जब वो कैपिटल बनाते हैं उसके बाद उनके काफी सारे और भी सक्सेसर आते हैं, तो वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि इस एरिया में और इस एरिया में बिल्कुल भी ऐसा कुछ ना हो। अब ये समझ लीजिएगा कि ये अंपायर भी दिल्ली सल्तनत से ब्रेक होकर ही बना है। यानी दिल्ली सल्तनत जब रूल कर रही थी उसी समय एक डिक्लाइन हुआ दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, और फाइनली दो अंपायर हमें देखने को मिले। अगर हम बात करें तो बहामी किंगडम में काफी सारे अंपायर आए, यानी कि बहामन शाह के बाद, जिसको जफर खान कहते हैं, और काफी सारी हरिहरा और बुक्का से लड़ाई चलती रही, कृष्णदेव राय के साथ लड़ाई चलती रही, एक सीरीज ऑफ वॉर तो होती रही। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बहामन शाह की बनाई हुई सल्तनत को बाद में मोहम्मद शाह थर्ड के, जिनका डेथ जो है 1482 में हुई, उसके बाद बहामी किंगडम बिल्कुल डिवाइड हो गया। उससे पहले गावन भी रहे हैं काफी टाइम तक, उन्होंने भी काफी सारा काम किया, लेकिन आप देखिए अलग अलग हिस्सों में बटे हुए आपको देखने को मिलेंगे। ये फायदा जो हुआ है बाद में आपको याद होगा, इससे क्या नुकसान होगा।
यानी जिस बहामी किंगडम को आप अभी देख रहे हैं ये बाद में बिल्कुल बिखर गए, ये पार्ट्स में डिवाइड हो गए। लेकिन इसके अंदर में भी एक चीज छुपी पड़ी हुई थी। इन्होंने कॉन्फेडरेसी जो बनाई, उस कॉन्फेडरेसी के अंदर ये था कि हम सब लोग मिलके रहेंगे, भले ही हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, जैसे बीजापुर, अहमदनगर, बिरार, गोलकोंडा और ये बिड्डार का एरिया जो आपको देखने को मिला, भले ही अलग हुए हैं, लेकिन ये कॉन्फेडरेसी के अंदर रहेंगे कि अगर कल इनके ऊपर किसी ने अटैक किया तो ये मिलके उसके ऊपर अटैक करेंगे। यानी एक तरीके से जैसे आपको मराठा अंपायर में देखने को मिलेगा वैसा ही था। लेकिन अब सब जानते हैं कि ये सारा फायदा होने वाला था मुगल अंपायर को, क्योंकि जब मुगल अंपायर इनके ऊपर अटैक करेगा तो वो इंडिविजुअली अटैक के बाद ये सारे के सारे डिक्लाइन हो जाएंगे। लेकिन एक बात मानने की है कि काफी समय, इवन दो अकबर के समय में भी, अकबर ने भी बहुत, और शाहजहां हो गए, जहांगीर हो, काफी कोशिश की थी कि इस एरिया के ऊपर किसी तरीके से कंट्रोल। फाइनली औरंगजेब ने बहुत पैसा निकाल के इस एरिया को अपने अंडर कर लिया। लेकिन ये तो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। और उसके बाद क्योंकि विजयनगर अंपायर के साथ इनके बहुत ज्यादा लड़ाइयां रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको याद होगा तो हमने विजयनगर अंपायर में पढ़ा था कि विजयनगर अंपायर अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता है। वैसे ही अगर हम बहामी किंगडम को देखें तो बहामी किंगडम अपने गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। एक तो आपको बहामी किंगडम के अंदर जो आर्ट देखने को मिलता है वो ये है कि वो जो गोल गुंबज बनाते थे उसका एरिया जो होता था वो बहुत ज्यादा बड़ा रखा जाता था। उसको विस्पर गैलरी कहा जाता था कि आप एक साइड से आवाज मारेंगे तो दूसरे कोने तक वो आवाज वापस इको होके आ जाए। अब ये एक सिस्टम हुआ करता था, अगर आपको पता होगा कि क्योंकि एक आजान दी जाती थी ऊंचे, तो उन्होंने उस गोल गुंबज को इतना ब्यूटीफुल, और उसके अलावा भी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया। मोहम्मद गावन ने अपने समय में काफी सारा अरबिक, पर्शियन लिटरेचर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। प्लस इनके समय में हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम देखने को मिला, क्योंकि इनका ईरान और इराक से बहुत ज्यादा ट्रेड होता था। एक वेल एस्टेब्लिश, आप ये कह सकते हैं, किंगडम हमें देखने को मिला। बट ड्यू टू बिकॉज ऑफ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयों के चलते हुए इस किंगडम को भी डिक्लाइन होना पड़ा। अगर आप देखेंगे इस किंगडम में जब ये डिवीजन हुआ तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलता है वो ऐसा है कि ये प्यूरा फ्यूडलिज्म के तौर पे ही है। तो हमें ऐसा नहीं देखने को मिला कि कोई अच्छा खासा, वैसे बहामी किंगडम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉपी एंड पेस्ट है, वो दिल्ली सल्तनत से ही लिया गया था, क्योंकि उसी से तो ही बिखर के बना हुआ है, तो कोई इतना खास हमें नहीं। लेकिन एक चीज थी, अच्छा, लैंड ग्रांट सिस्टम का कंसेप्ट भी हमें देखने को मिला। लेकिन इन्होंने अपने जो स्टेट्स हुआ करते थे, किंगडम को जो डिवाइड किया था वो तारुफ के अंदर किया था, और हेडेड बाय अ तारुफदार या अमीर कह सकते हैं आप। तो बस नाम चेंज हुआ। और इवन दो गावन हिमसेल्फ वाज द तारुफदार, गवर्नर हुआ करते थे, वहां जाते थे, इनका काम लुक आफ्टर होता था, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, उसके बाद रेवेन्यू कलेक्ट करना, उसके बाद वहां के लोकल इश्यूज जो है उनको किसी तरीके से मेंटेन करना, ये सारे काम तारुफदार ही देखता था। बट अब एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि बहामी किंगडम ने भी एक वेल एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म दिया है। कुछ तो चीजें थी। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि गोल गुंबज के बारे में बात करें तो आज भी बहुत फेमस है, और आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं। डिफरेंट कलर से दिया बनाया गया है, प्लस उसका जो आर्ट है वो बहुत सूट करता है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो बहामी किंगडम का आर्ट है उसमें हमें दिल्ली सल्तनत का आर्ट भी देखने को मिलता है। ये पर्टिकुलरली डेक्कन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर आता है, बट है इसके अंदर इस्लामिक इन्फ्लुएंस, और प्लस उसके बाद इन्होंने एजुकेशन के अंदर अरबिक और पर्शियन और उर्दू बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुई है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि लैंग्वेज, और उस समय मदरसाओं के साथ ही जो है वो एजुकेशन सिस्टम हुआ करते थे। यानी कि मस्जिद के साथ, हमने गावन का एक बहुत बड़ा केस पढ़ा था कि गावन ने अपने साथ ही, अपने एरिया के साथ ही जो है एक वेल एस्टेब्लिश मदरसाज बनाया था। मदरसाज के अंदर की बात यह है कि उस समय अरबिक और पर्शियन नॉलेज को बहुत ज्यादा फ्लोरिश किया गया, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर में भी हमें देखने को मिला। और इसके अंदर हमें देखने को मिला था जुमा मस्जिद एट गुलबर्गा और फिर मदरसाज ऑफ द गावन। तो ऐसा पहली बार हुआ कि हमें इस तरीके इतने बड़े बड़े मदरसा देखने को मिले। बट व्हेन वी कंपेयर द एजुकेशन सिस्टम विद द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो ज्यादा वेल एस्टेब्लिश था। एट द एंड जब ये सारी चीजें हुई, आप सब जानते होंगे, तो जब हम मुगल अंपायर, क्योंकि इस टॉपिक के बाद मैं आपको मुगल अंपायर पढ़ाऊंगा, उस मुगल अंपायर में हम पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके का इंपैक्ट मुगलों का जो है वो बहामी किंगडम पे पड़ा, और कैसे बहामी किंगडम का जो डिक्लाइन है वो हुआ, और किस तरीके से उसका इन्फ्लुएंस फिर विजयनगर अंपायर, क्योंकि विजयनगर अंपायर के साथ भी काफी सारी लड़ाइयां हुई है,
सो अगले लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से मुगल अंपायर आए और कैसे डेक्कन की जो पॉलिसी थी, जो डेक्कन के ऊपर वो बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करते, वो कैसे उनका रीजन बना कि कहा यह जाता है कि द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स वाज द डेक्कन पॉलिसी। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास, हम वहां पे चेक करेंगे कि आखिर क्या था। एंड फॉर, आप याद रखिएगा, फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली जब भी आप कभी किसी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, कीप इन माइंड एक तो आपको आर्ट एंड कल्चर और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।